नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ 2 बड़े लर्नेड गेस्ट जुड़े हुए हैं, रमनीक सिंह मान जी और हमारे मेजर जनरल सुधाकर जी। रमनीक पाजी इज नोन फॉर हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोल्ड एंड टू द पॉइंट, और कभी-कभी एकदम वो बोलते हैं ना, जो ऑपोजिशन या विपक्ष जो इनके ऑपोजिट में बोल रहे हैं, उनकी हलक में हाथ डाल के बातें निकलवाते हैं। सो ही इज वेरी एग्रेसिव इन दैट फॉर्म। हाँ, आवाज से बड़े प्यारे हैं, आवाज से बिल्कुल स्वीट एंड सॉफ्ट है। And then we have Major General Sudhakar ji. He's known for his many of his theories that he has floated on the social media, a lot of facts that he's been bringing out since Operation Sindoor. बात करते हैं जापान की। जापान एक ऐसा देश है, दिस द ओनली कंट्री विच इज बीन बॉम्ब बाय द यूएस फोर्सेस एंड न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। बॉम्बिंग तो नॉर्मल उनकी वहां होती ही रहती है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिराया, उसके बाद से जापान में कितनी भी कोशिश की अमेरिकन कंपनीज ने जाने की, सामान बेचने की, चीजें उठाने की, बट वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसलिए नहीं कि उन्हें एंट्री नहीं थी, एंट्री तो बिल्कुल थी, खुल्लम खुल्ला थी, बट लोगों ने इतना ज्यादा जबरदस्त बॉयकॉट किया। अभी जब ये बॉयकॉट का मैटर मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि भारत को बुली करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है अमेरिका इस वक्त, बुरी तरीके से। एंड जापान अंडरस्टैंड्स दैट वेल, जापान गेट्स इट कि ये हो क्या रहा है। जो उनके साथ हुआ वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का था, पर भारत के साथ क्या हो रहा है, जापान ऑस्ट्रेलिया सब एक साथ आ गए हैं। अब ये मोदी जी का जलवा कहें, या मोदी जी के लिए प्यार कहें, या मोदी जी के लिए इज्जत और सत्कार कहें, अभी वो उतरे ही थे जापान के अंदर जब जापान की पूरी एक कॉन्वॉय ने बोल दिया हम यूएस नहीं जाएंगे। देयर वाज सपोज्ड टू बी सम ट्रेड टॉक्स, देयर वर सम अदर पॉलिसीज एंड अदर मैटर्स टू बी डिस्कस्ड, वो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो अभी मोदी जी के उतरने से पहले ही थप्पड़ लगा चुका है जापान यूएस को। भारत की तरफ बड़ी आस के साथ, बड़ी आशा के साथ देख रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पाजी, a very warm welcome on the show. Sir, a very warm welcome on the show. Let's get started. The platform is सत yours. श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, गुड इवनिंग जनरल साहब, गुड इवनिंग गायत्री, एंड टू योर व्यूअर्स। Thank you, Ramnik ji. Thank you so much. So the question is आज to आपके लिए है क्वेश्चन। जापान yeah. पहुंचे हुए हैं मोदी जी, और मैं आई Yeah. कट द क्लाटर, आई कम स्ट्रेट टू द क्वेश्चन। जापान जाने के पीछे मकसद क्या है? See, now मैं आपको 2-3 बातें बड़े वाज़ेह तौर पर बताऊं, जो पिछले दिनों में जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है जियोपॉलिटिक्स के अंदर, और मैं हमेशा कहता था कि आने वाला वक्त जो है वो भारत का है, और ये जो पूरी सदी है, ये जो नेक्स्ट 100 इयर्स, ये भारत के हैं, एंड दे आर स्टार्टिंग नाउ। कहता था आपको, मैंने आपके कार्यक्रम पे भी कई बार कहा है गायत्री, कि हम बचपन में वो एक गीत सुनते होते थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, और मैंने आपको कहा था कि हम कामयाब हो चुके हैं, ये रियलाइज दुनिया अभी कर रही है, और हम ऑलरेडी इस बात को महसूस कर रहे हैं। तो ये भारत की कामयाबी का नतीजा है कि द चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो भारत है आज की डेट में, इस वैश्विक परिवर्तन का पिवट है, और जो भी ग्लोबल पावर्स हैं, जैसे अभी एक यूनिपोलर वर्ल्ड बहुत समय तक रहा सोवियत यूनियन के फॉल के बाद, और अब चाइना के राइज के बाद, इट इज गोइंग टू बी अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं कि बहुआयामी है, इज गोइंग टू बी द पावर सेंटर इज गोइंग टू बी रीजनल पर से। और अगर मेरा एनालिसिस अगर आप पूछेंगे, तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका जो है वो छटपटा रहा है, उसकी हेगेमनी जो है, उसका वर्चस्व जो है, वो चैलेंज किया जा रहा है, टूट रहा है, और वो एक ऐसे देश के द्वारा चैलेंज किया जा रहा है जहां से उसको शायद उम्मीद नहीं थी। भारत को बहुत लंबे समय तक अमेरिका को या सोवियत यूनियन को एक आदत रही है अपना एक जूनियर पार्टनर, एक जूनियर अलाई, या अगर मैं ये कहूं कि कुछ समय के लिए पिट्ठू भी समझने की गलती पाकिस्तान की तरह देशों ने की है, जो ताकतवर देश है उन्हें की है। बट ये वो भारत है जो बराबर खड़ा होकर आंख में आंख डाल के बात करता है, आंख में आंख डाल के देखता है। और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं इस वक्त जापान से, भारत और जापान का एक इतिहास है, भारत और जापान की एक बहुत गहरी कल्चरल टाइज हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री मोदी होते थे, उस वक्त उन्होंने जो ट्रेड डेलीगेशन को लीड किया था, और वहां पे जाके जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात के लिए वहां पे जाके बिजनेस को पिच किया था, और उसके बाद अगर आप ध्यान देंगी तो गायत्री आप पाएंगे कि कोयोटो और काशी के बीच में वी हैव सिस्टर सिटीज, इंडिया और जापान के बीच में हमारे इतने गहरे ताल्लुकात हैं। अब उसका एक दूसरा पहलू यह आता है कि जापान को जिस तरीके से अमेरिका डील कर रहा है, दे आर
using Japan or dealing with Japan as if Japan is a push around. वो they are trying to kick Japan left, right, center. और वो जापानीज जो एक आप कह लीजिए कि उनका जो स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान को हर जगह डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसको ठेस पहुंच रही है। और चाहे वो क्वाड की बात हो, चाहे वो मिलिट्री टाइज की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल टाइज की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, चाहे वो रोबोटिक्स की बात हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स की बात हो, इतने आयाम हैं जो जिसके ऊपर भारत और जापान इकट्ठे काम कर सकते हैं कि जिनकी अगर हम गिनती करने लगे तो ये कार्यक्रम जो है हमारे को 2 घंटे का करना पड़ जाएगा, इतने हमारे पास एवेन्यूज हैं। और दूसरा और महत्वपूर्ण जो बिंदु मैं समझता हूँ कि जापान भी देखता है कि उनका जब ट्रेड डेलीगेशन यूएस चला जाएगा तो भारत के साथ वो क्या डिस्कस और क्या नेगोशिएट करेंगे, वही लोग उन्होंने प्राथमिकता भारत को दी है। यू नो, दे आर प्रायोरिटाइजिंग इंडिया ओवर यूएसए। ये बात पहली समझने की है कि वो भारत को प्राथमिकता देने, भारत के प्रधानमंत्री जापान में है तो उन्होंने ट्रेड डेलीगेशन को वहां पे भेजने के बजाय जापान में रख के भारत से पहले बात करना पसंद किया। निसंदेह ये ट्रेड डेलीगेशन हो सकता है आज नहीं कल नहीं कुछ समय के बाद अमेरिका जाएगा या वहां से इनका आपस में इंटरेक्शन होगा, भले एक साथ बात चलेगी। उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है जिसको जनरल साहब आपको बेहतर समझा पाएंगे कि जिस वक्त जापान ने सरेंडर किया, जिसको आप हिरोशिमा नागासाकी की बात कर रहे थे, उसके बाद जापान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका ने लिखा, जापान को सिक्योरिटी गारंटीज जो हैं वो अमेरिका ने दी है और डिफेंस के अंदर वहां पे कई ऐसे बेसिस हैं, नेवल, एयर और आर्मी बेसिस हैं जो जापान को ये अमेरिकन प्रोटेक्ट करते हैं। और जैसे जैसे अमेरिका के साथ जापान डिस्टेंस कर रहा है, दे वुड बिफोर दे बिल्ड देयर ओन आर्मी दे विल नीड सम सिक्योरिटी गारंटीज। और खास तौर पे जो नेवल पावर है या खास तौर पे जो एशिया पैसिफिक का रीजन है या उस एरिया की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन अगर यदि कोई कर सकता है, अगर कोई रीजनल पावर चाइना को आंख में आंख डाल के बराबरी से बात कर सकती है तो वो केवल भारत है। और इस बात को ना सिर्फ जापान बल्कि कंट्रीज लाइक फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज इस बात को रियलाइज करती हैं कि अगर कोई विश्वसनीय वैश्विक शक्ति अगर दुनिया में कोई है तो वो केवल भारत है। क्योंकि ऐसी ही सिक्योरिटी गारंटीज जो है वो यूक्रेन को दी गई थी जिस वक्त उनको डीन्यूक्लियराइज किया था। और आप आज देख लीजिए उनके पास अपने बॉर्डर्स जो है नेटो के माध्यम से रशिया के पास ले जाते उन्होंने किस मुहाने पे लाके यूक्रेन को खड़ा कर दिया है। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं आखिर में कहना चाहूंगा इससे पहले कि आप जनरल साहब को लाएं कि यदि यूक्रेन और रशिया के बीच का जो विवाद है, जो युद्ध है, कोई व्यक्ति या कोई देश अगर उसके ऊपर अंकुश लगा सकता है तो केवल भारत है और केवल मोदी जी। क्योंकि हम लोग वी आर सिविलाइजेशनल्स, हम लोग सभ्यताएं हैं, हम लोग कोई एम्पायर्स नहीं है, हम लोग कोई ऐसा नहीं कि एक समय की ग्लोबल पावर है। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है वो हजारों साल पुरानी है। और ऐसी सिविलाइजेशनल सोसाइटी अमेरिका है, सिविलाइजेशनल सोसाइटी चाइना है, सिविलाइजेशनल सोसाइटी रशिया है, इंडिया है। अमेरिका की तो आप इतिहास उसका तो आपको मिडिवल हिस्ट्री भी नहीं मिलेगी अमेरिका की। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमको भी एक बार सोचना चाहिए। और खासतौर पे अमेरिका के अंदर जो उनके अपने एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो रिचर्ड वुल्फ की बात हो जिनका आज बहुत एक लंबा डिटेल्ड आर्टिकल उसमें इकोनॉमिक टाइम्स में आया, अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका जब भारत को 50% टैरिफ की धमकी देता है तो ऐसा लगता है कि एक चूहा जो है वो हाथी के साथ भिड़ने जा रहा है। तो वो कंपैरिजन उन्होंने यूएस और इंडिया में, जिसमें यूएस को चूहा और भारत को हाथी बताया है, तो ये यूएस के अंदर के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। गायत्री, ओवर टू यू। जी सर, जनरल सर आपके ओपनिंग रिमार्क्स। सबसे पहले गायत्री नमस्कार। और अमेरिका अभी ग्रजिंगली एक्सेप्ट करने लगा है कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है, नंबर 1। नंबर 2, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है। नंबर 3, भारत एक ऐसा देश है। एक उदाहरण एक बहुत अच्छा स्कूल के बच्चे ने मेरे को बताया कि अंकल, यू पीपल टॉक अबाउट दिस इन योर कल्चर, व्हेन अ ट्री ग्रोज, जब एक पेड़ बढ़ता है, एक चढ़ती या बढ़ती जो पेड़ है कभी आवाज नहीं निकालता है, लेकिन जब पेड़ गिरता है वो आवाज निकालता है। बहुत अच्छा मिसाल दिया। नरेंद्र मोदी साहब जापान में जाके पहुंचे हैं, ये बहुत इतिहास की पन्नों को वो पलट के लोगों के सामने रख रहे हैं। ये वही जापान है जिसके ऊपर आपने लिटिल बॉय गिराया था 1945 में। इसी जापान को आपने डिस्ट्रॉय किया था, इसी जापान को बहुत कुछ डिनाई किया है। 1983 से लेके 91 तक
आर्टिकल 301 अगर देखेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अपनाए थे रेगन एरा से लेके जॉर्ज बुश जो जूनियर हैं, उन्होंने उसका अख्तियार किया था। किस लिए? क्योंकि जापान के खिलाफ वो सैंक्शन इंपोज करना चाह रहे थे, क्योंकि जापान का जो ऑटो इंडस्ट्री है ये ओवरटेक कर लिया था, पूरा मार्केट को ओवरटेक कर लिया था, यूएसए के मार्केट को। तो जापान को अलग थलग करने की वो कोशिश किए थे। उसके साथ ब्राजील का भी नाम था, उसके साथ हिंदुस्तान का नाम कैसे जोड़िया मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा बदकिस्मत ऐसा है, ये दोनों के ऊपर से सैंक्शन हट गया और हिंदुस्तान के ऊपर 1 साल तक रहा, जब तक वो खुद महसूस नहीं किए अरे यार हिंदुस्तान का तो ट्रेड सरप्लस तक कुछ है ही नहीं। यहाँ पे चंद एक पॉइंट्स आप द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जापान में जाके कहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर हम सुनेंगे, देखिए बहुत स्ट्रांग मैसेजेस दिए हैं। ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे चंद एक वाक्य उन्होंने अंग्रेजी में बोले हैं, बहुत बढ़िया चीज बताया उन्होंने। कैपिटल डजंट जस्ट ग्रो इन इंडिया, इट मल्टीप्लाइज। उन्होंने एक बढ़िया चीज बताया, ये देखिए, इंडियाज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, जापान इज अ मोस्ट रिलायबल पार्टनर ऑफ ट्रस्ट। उसके साथ ये कह रहे हैं पिछले एक डिकेड में $40 बिलियन की एफडीआई हिंदुस्तान के अंदर आया है, और जो प्राइवेट इंडस्ट्री अगर देखते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल के अंदर 13 बिलियन आए हैं। और जो पैसा हम हिंदुस्तान में डालते हैं वो कहते हैं 85% वो एक्सपैंड करता है। इसी किस्म के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने हाईलाइट किए हैं। लेकिन सबसे सेंट्रल पॉइंट जो उन्होंने बताया विश्व को कि डेड इकोनॉमी का जो जवाब है, वो ना कहते हुए भी यूएसए का नाम नहीं लिया है, लेकिन साथ ही बोल दिया है ये एक देश है जहां पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, एक पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी एंड विजनरी है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सून गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और उन्होंने अंडरस्कोर किया है पॉइंट गायत्री कि हिंदुस्तान यूएसए का नाम नहीं लिया। हमें सब, आपको मालूम है, मानिक साहब को भी मालूम है कि यूएसए जो है ग्लोबल जीडीपी को सिर्फ 11%, एक सुपर पावर डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद भी 11% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन हिंदुस्तान इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वी आर ग्रेविटेटिंग, माइग्रेटिंग फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड टू डेवलपिंग इकोनॉमी। 18% is a big percentage. This is the largest percentage that you can think of anywhere in the world. We are contributing 18% to the global GDP. This is no joke. और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, देखिए हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है $700 बिलियन के आसपास है, और उसके मतलब ऊपर ही चढ़ती जाएगी, nobody can pull it down. और इसका एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने ये बताया कि इंडियाज कैपिटल सेक्टर blindly just put your money, it will give you assured good return. Temporary setbacks will be there, but long term investment it is going to give you return. So यहीं पे मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात उन्होंने बताया, जैसे इनकम टैक्स रिफॉर्म, न्यू रिफॉर्म जो है, रिफॉर्म, परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। उन्होंने एक बढ़िया एक मिसाल, एक एग्जाम्पल देके पूरा दुनिया के सामने रखा है कि हिंदुस्तान एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ आगे बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ उन्होंने कहा ये एक विंडो अपॉर्चुनिटी है कि पहले जो मल्टीपल विंडोज पे हम जाते थे अपना प्रपोजल के साथ, आज सिंगल विंडो क्लियरेंस है। सिंगल विंडो उन्होंने ये भी दिया कि पिछले कोई सालों से किस रफ्तार से हम मूव कर रहे हैं। मेट्रोस की तो डेवलपमेंट 1000 किलोमीटर, नेशनल हाईवे इसी किस्म का दे रखे हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, 45,000 कंप्लायंसेस। पहले कोई प्रपोजल आता था एफडीआई का या इंडस्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए, वो खूब सारे कंप्लायंसेस होते थे। उन सारे एग्जैक्ट फिगर आई डोंट रिमेंबर, बट ही सेड 45,000 कंप्लायंसेस हैव बीन रैशनलाइज्ड, यानी कि इनको टच करने की जरूरत नहीं है। The ease of doing business has become so simpler today that everyone from Japan, not only from Japan, any other country, they say that India is the most attractive destination for money to be invested. So इसी के साथ 2-4 पॉइंट उन्होंने जो हाईलाइट किए हैं, S&P का जो 2 डिकेड से क्रेडिट रेटिंग काफी नीचे चल रहा था, आज के दिन में S&P ये सारे सैंक्शन, टैरिफ और पता नहीं क्या क्या धमकी के बावजूद, सो उन्होंने दिया है उनके भाषा में विद इन इन्वर्टेड कॉमा, वर्ल्ड नॉट वॉचिंग इंडिया बट इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया।
Yes, very important statement. Very नो important statement. वॉचिंग इंडिया बट काउंटिंग ऑन इंडिया। वो साथ ही वो कह रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर अभी ध्यान देने जा रहे हैं। हमें मालूम है हमारा 2013-14 को जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट किया, हम चाह रहे थे कि 16.7% 2020 तक कैसे 25% पहुंचे। आज 2025 हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर has not taken off. It has gone back to 14%. We are aware of it. There are many factors and we are applying ourselves to find a solution. तो उन्होंने जो जिस तरफ कहा है, ऑटो सेक्टर सक्सेसफुल है, बट मैन्युफैक्चरिंग, सब पार्ट्स, कंपोनेंट्स, बैटरीज, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग, न्यूक्लियर, ये कंप्लीट। ही सेज कि जापान इज द स्प्रिंग बोर्ड फॉर द ग्लोबल साउथ। Japan is going to be launched as a springboard. And also, he has said many other technology and innovation and green energy transition from 2030. He said our target is 500 gigawatts. And by 2047, nuclear power 100 gigawatts. Next generation infrastructure. So likewise, he goes on skill development. एक important point उन्होंने कहा जो कि मैं highlight करना चाहता हूं, Japan ready workforce. जापान का आज के दिन में, आई हैव गॉट योर पॉइंट्स, आई हैव सीन गायत्री, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें सबको समझना पड़ेगा कि जापान का पॉपुलेशन इज अराउंड 12.3 करोड़, लेकिन उनका जो मीडियन एज है यह है करीब 49.5, यानी कि आप तकरीबन मानिए 50 इयर्स। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके जो आज स्पीच था, उस स्पीच के दौरान मैं काफी गौर से सुन रहा था, बहुत एक जबरदस्त स्टेटमेंट उन्होंने बताया, जापान रेडी वर्कफोर्स। इनके पास स्किल लेबरर्स कम होते जा रहे हैं, वर्कफोर्स आज के दिन में इंडस्ट्री में कोई नहीं है। वो कह रहे हैं कि स्किल लेवल, जो हमारे पास टैलेंट है, हम टैलेंट देंगे, आप इनोवेशन दीजिए, आप टेक्नोलॉजी दीजिए, हमारे वर्कफोर्स आके यहां काम करेंगे। सेम वर्कफोर्स विल गो बैक टू इंडिया and restart the process of manufacturing and promote manufacturing. तो इस किस्म के जो इश्यूज हैं उन्होंने काफी हाईलाइट किया है। साथ ही मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको हाईलाइट शेयर करना चाहता हूं गायत्री, द पॉइंट दैट इज समथिंग अबाउट द Indo-Pacific security, the Quad cooperation, maritime stability and the defense dialogue. In my opinion, ये आज के दिन में जो भी कुछ हो रहा है, personalized idiosyncrasies of the apex leader of USA, this is just a temporary phenomena. क्योंकि USA, even though we call it as a decline power or declining power, it cannot continue because Thucydides trap says one thing very clearly, that any established power will not allow a rising power to come anywhere close to its footing. यही चीज वो चाइना के साथ खेलेंगे थोड़े दिन के बाद। आज वो हिंदुस्तान को एक कर्सर, एक काइंड ऑफ अ प्रीएम्बल उसको रिहर्स कर रहे हैं कि चाइना किस तरफ रिएक्ट करेगा। लेकिन इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, आज के दिन में अगर विश्व को, अमेरिका को आगे जाना है तो ये एक कोड के ऊपर, इंडो पैसिफिक कोड के ऊपर ध्यान देना निहाती आवश्यक है। और इंडो पैसिफिक का जो कोड कॉन्सेप्ट है, इट कैन नॉट गो अहेड until unless you focus and maintain good relations with India. Plus, you have also given me another point, is that the reducing reliance on US, strengthening ties with US-India stress. Now, this is a factor which not only India is suffering, more than 60 countries are affected because of tariff. The same tariff, it reminds me, Donald Trump साहब का एक उनका पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है, विलियम मैकिनली, ये टैरिफ पे हम बहुत बात कर चुके हैं, सो थोड़ा सा उसके लिए वेट करते हैं। मैं रमनीक पाजी को लेकर आती हूँ बीच में। पाजी, ये मुझे ऐसा लगता है मोर देन टैरिफ, क्योंकि टैरिफ से हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, एंड आरबीआई इज ऑलरेडी रेडी, देयर आर टीम्स व्हिच आर ऑलरेडी वर्किंग इन द बैकग्राउंड। इंडो पैसिफिक, टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ इंडो पैसिफिक, मुझे ऐसा लगता है दिस इज द मेन टारगेट, एंड डिसइंटीग्रेटिंग और डिसएसोसिएटिंग, नॉट डिसइंटीग्रेटिंग, डिसएसोसिएटिंग फ्रॉम द अमेरिका, ये एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है जिसको ये फॉरवर्ड, मतलब जिसके ऊपर काम चल रहा है। जी पाजी, you're on mute. ओके गायत्री, इसमें ना अगेन देयर आर सेवरल फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला और फॉरमोस्ट जहां से मैं शुरू करूंगा वो है द ट्रस्ट फैक्टर और द डेफिसिट ऑफ इट। अब क्या है कि विद द करंट यूएस रिजीम, जो जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि 25 साल की, 30 साल की, 40 साल की जो डिप्लोमेसी अलग अलग देशों के साथ जिस तरीके से संबंध यूएस ने बनाए और जिस तरीके से उनको नर्चर कर रहे थे या काम चल रहा था,
उसको अचानक एक बहुत बड़ा झटका लगा। हालांकि हम ये बार बार सुन रहे हैं कि 25 साल से बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया यूएस इंडिया रिलेशंस के ऊपर। उसके साथ एक केविएट में साथ में ये लगाऊंगा कि उन्होंने साथ ही साथ यूएस एड के माध्यम से इंडिया के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे काम किए। कई सारे एनजीओ ऐसे हैं जो भारत के अंदर उन्होंने पाल के रखे, जो भारत को डिस्टेबलाइज करने की ही नीयत से उन्होंने ऑपरेट किए थे। खैर वो एक तरफ की बात है, बट जो एक जिसको कहते हैं हम कि ओपन डिप्लोमेसी, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से किसी को नजर आती है वैसी डिप्लोमेसी, उस डिप्लोमेसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो देयर हैज बीन अ डाउनफॉल। और वो केवल भारत के लिए नहीं है, इट इज आल्सो फॉर अ लॉट मेनी कंट्रीज, लाइक जनरल साहब वाज सेइंग कि ऐसे 60 मुल्क जो है वो इस टैरिफ वॉर से इफेक्टेड है। अगेन देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट टुवर्ड्स द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इज डेवलप्ड नॉट जस्ट इन इंडिया बट बहुत सारे और देशों के अंदर भी। एक जो विश्वसनीयता थी वो कम हो गई। अब वापस आ जाते हैं आपके सवाल पे क्वाड के ऊपर। अब आपने कहा कि साहब क्वाड का और ये इंडो पैसिफिक का, सो ये बात सब जानते हैं, जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है जहां से चाइना का जो बिजनेस है विच गोज टुवर्ड्स द वेस्ट, वी कंट्रोल इट, वी कंट्रोल दैट एरिया। और इंडो पैसिफिक का कोई मतलब ही नहीं बनता बिना भारत के। यू नो द जापानीज नेवी कह लीजिए या आप ऑस्ट्रेलियन नेवी कह लीजिए, तो द रेडीनेस ऑफ द इंडियन नेवी या जिस तरीके की हमारी कैपेबिलिटीज है, दीज टू कंट्रीज पुट टुगेदर डोंट मैच। और अमेरिका के लिए वहां से आके यहाँ पे दे हैव एरियाज लाइक डियोग्राशिया, उनके पास जापान में है, उनके पास साउथ कोरिया में है। बट अगेन जिस तरीके का एक सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उस तरीके का इनके पास नहीं है। द डेप्थ पर से दे लूज। और मैं ये समझता हूं कि बाय एंड लार्ज चाहे वो आप किसी भी खित्ते को पकड़ लीजिए दुनिया के, आज की तारीख में जैसा फेथ, जैसा विश्वास और जैसा ट्रस्ट, चाहे वो रशिया की बात हो, यूक्रेन की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, जापान की बात हो, अफ्रीकन नेशंस की बात हो, एशिया ओशियानिया की बात हो या डाउन साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात हो, जितना विश्वास भारत के ऊपर दुनिया के लोग कर सकते हैं, मुल्क कर सकते हैं, और भारत के नेतृत्व के ऊपर विशेष तौर पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जिस प्रकार की विश्वसनीयता लोग रख सकते हैं भारत के देश, सबसे पहला तो यह है कि ऐसा निरंतर तीसरी बार हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री बने फॉर द थर्ड टर्म। और ये मेरे ख्याल है नेहरू जी के बाद या इंदिरा जी के बाद, इंदिरा जी भी 3 टाइम कंसेक्यूटिव नहीं बने, उनका भी गैप आया था। तो ये ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं। सो जो बात मोदी साहब ने कही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिसी स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी, सो इंडिया इज अ प्रेडिक्टेबल पावर, नॉट लाइक यूएस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यूएस में कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। और उसका एक दिलचस्प उदाहरण मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन वाले, सबसे पहले इट वाज कॉल्ड द प्यूटिन्स वॉर, नंबर 2 पे लेके आए इट इज द बाइडेन्स वॉर, नाउ दे आर सेइंग इट इज मोदीज वॉर। सो कहीं ना कहीं देयर इज उनके ना एक जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी कह लीजिए, या उनकी बातों के अंदर सच्चाई भी नहीं है, और दे आर डेंजरसली डिसऑनेस्ट when they conduct themselves। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म में जाके इनको नुकसान देंगी। और जब एशिया पैसिफिक खासतौर पे क्वाड के एरिया की बात करें तो ताइवान गोज एट रिस्क स्ट्रेट अवे, जापान गोज एट रिस्क स्ट्रेट अवे, कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया गो एट रिस्क स्ट्रेट अवे। कई ऐसे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं जो जापान और चाइना के बीच में, जापान और चाइना के बीच में, और आपका ताइवान और चाइना तो itself is a one China policy के अंदर they dispute the entire nation of Taiwan, but there are land disputes between not just India and China but also between China and Russia when they say कि Vladivostok is a part of ancient China। तो वैसे तो अगर हम लोग क्लेम करने लगे तो we'll start claiming Cambodia, Thailand, Laos, ये सारी टेरिटरीज को या इंडोनेशिया को हम क्लेम करने लगे कि वहां से साहब गणेश जी की मूर्तियां, प्रतिमाएं निकली। सो देयर आर थिंग्स वेयर इंडिया इज मोर ट्रस्टवर्दी compared to the other two powers which is China and US। so ये कई चीजें हैं which are pulling the rest of the world towards India, especially the global south। now साहब ने बात करी उसके अंदर उन्होंने कुछ global GDPs की बात करी, numbers I am not sure but जहां तक the BRICS की बात हो रही है, जो BRICS के अंदर nations हैं, we consist of 35% plus of the global GDP। 35% से जो इनपुट है, जो इनटेक है, 35% जो है we consume, we are a part of that, whereas the G7 nations, जो G7 the great 7, the group of 7,
जो G8 रशिया को निकालने के बाद उन्होंने G7 बना दिया था, उनका जो टोटल है वो इट्स अबाउट 21%। तो अगर हम ग्रुपिंग के हिसाब से भी देखें तो द ब्रिक्स व्हिच इज ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज पुट टुगेदर, वी आर अ मच स्ट्रॉन्गर ग्रुपिंग पर से व्हेन कंपेयर टू द G7। तो ये एक तरफ रख लेंगे और उसके बाद आप SCO रख लेंगे तो आप ये पाएंगे द ग्लोबल साउथ, द पिवट, और वो जो आप कहेंगे जो मैग्नेट है ना, उसका जो पॉइंटर है या उसकी जो स्ट्रेंथ है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ। और जनरल साहब ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि गिरता पेड़ बहुत आवाज करता है। तो मैं आई वुड से, मैंने आज एक ट्वीट भी किया, बल्कि वो नवारो के ट्वीट को कोट ट्वीट करके, दे आर नॉट जस्ट क्राइंग, वो रो नहीं रहे, दे आर हाउलिंग इन पेन के हमारी कोई सुन क्यों नहीं रहा। भारत जैसा देश जिसको हम रिमोट कंट्रोल से चलाते थे, हमारा जो एक फॉरेन सेक्रेटरी है वो एक फोन करता था तो प्रधानमंत्री कांपता था, या राष्ट्रपति हमारा फोन कर रहा है और वहां पे हमारा फोन रिसीव नहीं हो रहा है, और ये लोग अपनी चाल में मस्ती से चल रहे हैं। और यूएसए के अंदर उनके अपने रिपब्लिकन्स, अपने डेमोक्रेट्स और उनके अपने इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि साहब ये हाथी को चूहा ललकार रहा है जैसी बात है। So this is the sort of era in which we are living, and I think Gayatri, we are witnessing history in the making। और ये ऐसे अप्रत्याशित पल हैं जो हमारे पूर्वजों ने शायद आज से कोई 1000 साल पहले देखे होंगे, जिस वक्त भारत का वर्चस्व, भारत की जो गरिमा है, जो भारत का परचम है, वो इतना मजबूती से लहराता। हालांकि हमारा ज्योग्राफिकल एरिया वाज हैव बीन वेरी डिफरेंट देन, और हमारा जो GDP का स्ट्रेंथ है दैट हैव बीन वेरी डिफरेंट, जो मार्केट शेयर हमारा जो कैप्चर है वो बहुत डिफरेंट होगा। बट जिस तरीके की अलाइनमेंट्स, जिस तरीके की कोऑपरेशंस अब हम देख रहे हैं कि भारत और अन्य देशों के बीच में डेवलप हो रही हैं, वो आर अनप्रेसिडेंटेड गायत्री। ऐसा हमने पहले समय नहीं देखा था। क्वाड इज वन, क्वाड इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ पेन फॉर US। It is not going to be a pain for India. It is going to be a pain for US because उनका जो ग्लोबल हेजिमनी का या ग्लोबल कंट्रोल का, या स्ट्रेट ऑफ मलाका की बात कर लीजिए, इंडो पैसिफिक की बात कर लीजिए, या आप जापान, कोरिया, ये पेनिनसुला की बात कर लीजिए, तो दे आर लूजिंग कंट्रोल। और ये अभी रियलाइज नहीं हो रहा क्योंकि वो धंधे के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी को नहीं देख रहे। दे विल इवेंचुअली रियलाइज कि दे हैव टू पे अ वेरी हाई प्राइस फॉर द वे दे आर बिहेविंग विद इंडिया। गायत्री सर, चूहे और हाथी वाला एग्जांपल बड़ा फनी दिया इन्होंने। दिस इज रियली इट्स इन द इकोनॉमिक टाइम्स एक्चुअली। इन द इकोनॉमिक टाइम्स, मतलब इतना लेवल हो गया कि सी वाला वर्ड तक पहुंच गया ट्रम्प के लिए। आई मीन पीपल आर ओपनली, आपने सुना वो, इट्स वेरी मतलब सी वर्ड इज कॉमन इन इंडिया। आई मीन दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। इट्स बिकम अ ग्लोबल वर्ल्ड नाउ, ग्लोबल वर्ल्ड। TH बाकी अब डॉट आप समझ सकते हैं, चू और आगे जो भी है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। Yeah, everybody understands. वो वर्ल्ड ग्लोबल हो चुका है, अमेरिकन्स यूज कर रहे हैं ट्रम्प के लिए, but they are also upset on one side because he became... this is what is published in the it came in the... Oh my god. Yes, thankfully he dog says, word using he says it is not scary, it is funny। कहते हंसी आती है जब ये नो ऐसी हिपोक्रेसी they play। तो it's very interesting। मैं कह रहा हूँ ये अप्रत्याशित है। हमने ऐसा कभी भी भारत के इतिहास में समय नहीं देखा, और मैं इसलिए कहता हूँ कि हम होंगे कामयाब वाली बात जो है, हम कामयाब हो चुके हैं। और अब दुनिया, द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग इन ओवेशन एंड वर्ल्ड इज रियलाइजिंग कि अगर कोई एक देश है, कोई एक राष्ट्र नेता है जो अमेरिका बहादुर को, अमेरिका के राष्ट्रपति को आंख में आंख डाल के बात कर सकता है और उनको ललकार सकता है और उनका जवाब जो है प्रतिघात से दे सकता है, वो केवल भारत है, केवल नरेंद्र मोदी है। ये बड़ी दिलचस्प घटनाक्रम है। बहुत वी आर एक्चुअली विटनेसिंग हिस्ट्री इन मेकिंग। गायत्री, यू नो, 2-3 चीजें हैं। गायत्री, टाइम है आपके पास या खत्म हो गया है? जी सप्ला, प्लीज। देखिए, ये जो मैं किताब का नाम बताया ना, मानसून, उसमें नहीं लिखा हुआ है। जब बाकी चीजें, मेरे जो रिसर्च है, हिंदुस्तान के पास आज के दिन में 500 मिलियन 500 मिलियन कंज्यूमर्स बेस है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनाइटेड नेशन के जो डिपार्टमेंट डील करता है उनकी फिगर्स हैं। और इनकी जो बाइंग कैपेसिटी है, इट इज मोर देन $12 अ डे। ये जो फिगर है चाइना का आज के दिन में है करीब 768 या 790 के आसपास, मतलब 800 मिलियन ले लीजिए। लेकिन बाय एंड बाय 2030 और 2035 तक इंडिया वुड हैव ओवरटेकन चाइना इन दिस कंज्यूमर बेस।
तो वो जो किताब की मैं रेफरेंस कह रहा हूं, मनसून वाली किताब, it is saying that the economy in 21st century, firstly, the world is going to be driven by geoeconomics. Geoeconomics is going to be centered. Primary focus is going to be geotechnology. Okay, it will be driving the economics. So, having brought out these two things, it says कि it will be gravitating to the Indian Ocean. Indian Ocean में है कौन सा देश? इंडिया ही है. Surrounded by a couple of handful of countries whose economies are doing well. So therefore, either you use it or misuse the way it is misusing today. This is one part. Second part, रमनिक साहब ने बहुत बढ़िया एक उदाहरण दिया, मैं एक्चुअली बधाई देना चाहता हूं. 1995 में ब्रिक्स फॉर्म नहीं हुआ था, बट ये 5 देशों का अगर आप जीडीपी लेंगे, 1995 की बात है, 16% होता था परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ द ग्लोब, ऑफ द वर्ल्ड. ओके, 16%. G7 कंट्रीज का उन दिनों में पीपीपी टर्म्स, आई एम टॉकिंग अबाउट परचेसिंग पावर पैरिटी, G7 का होता था परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल जीडीपी यूज्ड टू 43.6%. 2010 तक ये जो 16% था ब्रिक कंट्रीज का, ये बढ़ के 16% था, वो 26% हो गया. और जो G7 कंट्रीज का 43.7 था, इट कम होके 36% आ गया. आज के दिन में आप सुन के हैरान होंगे, ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है, आप मैं सिर्फ 11 की बता रहा हूं, जो नहीं जोड़े हैं अभी तो 32 बाकी हैं, वो जोड़े नहीं है, सिर्फ 11 का जोड़ रहा हूं. उनका जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी हैज गॉन अप टू 36% or more than 36%, whereas G7 countries ka it has come down to 28% of the total global GDP. So goes to say which side, which direction the wind is blowing. Okay, so this is one part. Second part, in 1970s, if you look back, the global economy is to be dominated by the transatlantic relationship. USA, Canada, Western Europe. More than 70% of the countries is to be dominated economically by these countries. आज के दिन में more than 120, मेरा स्टडी के मुताबिक ये कह रहा 156 देश हैं जिनके साथ चाइना ट्रेड कर रहा है, बट ऑफिशियल ओपन मीडिया में जाओगे आपको मिलेगा 120 के करीब, और 156 में से करीब करीब 109, 111 देश हैं जिसके साथ चाइना का ट्रेड सरप्लस चल रहा है, इंक्लूडिंग यूएसए. That is why they have got surplus dollars. BRI क्या है? BRI is nothing but surplus dollar. They don't know how to invest, where to invest, where it is going to give them return. So these are the dynamics, whether you agree or disagree. Like people are guardingly, I have been actually propounding a theory. It's about time, जब तक हिंदुस्तान का 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी नहीं बन जाती है, तब तक चाइना के साथ you calibrate your approach. Strategic autonomy also has to be calibrated. दांत और आंख दिखा के जिससे हमें बिजनेस आदाय करना है, जिसके ऊपर dependency on China, Gayatri, is more than 75% today as far as India is concerned. More than 75%. मोबाइल हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, बट मोबाइल को असेंबल करने के लिए you require electronic सब parts. Majority of the larger pie of the import of electronic components is from China. So similarly, जब दवाई आप बनाते हैं एपीआई की जरूरत है, इसी तरह आपका देखिए ना बोरिंग मशीन का, there are many things. So we got to put our hand on our heart, do soul searching. What is it that we are looking for? And our honorable Prime Minister, the leadership, the vision which he is outlining is something which is out of the world, very pragmatic, systematic. Yes, I agree. उन्होंने अभी जो किया है चाइना के साथ 3 लेवल के उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किए हैं, आप अलग से पॉइंट रख सकते हैं. बॉर्डर रेजुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. You need to settle the border with China and Pakistan at the earliest if you are looking at $30 trillion economy by 2047. पर कैपिटा अगर आप चाहते हो कि $20,000 हो, आज के दिन में पर कैपिटा हिंदुस्तान का है $2,777. और यूनाइटेड नेशन का जो बैरोमीटर है वो लाइन कहां पे खींचे हैं? $13,865 का होना चाहिए पर कैपिटा. ओनली देन यू मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ अ ग्लोबल power, otherwise not as a developed country. So if you're looking at the parameter to be achieved as a global power by 2047 or earlier than that, let's go blinkered, focused onto the economy. But साथ ही you cannot ignore defense.
Your eastern flank is already boiling. It is hotting up. We need to be very mindful, very careful, because ऑप सिंदूर में ऐसा धमाके के साथ हमने हैमरिंग किया है पाकिस्तान को, उसके 5-6 साल तक उसको नींद आएगा ही नहीं, पता नहीं चलेगा कहां पे एक्चुअली हिट है. बट साथ ही एवरी टाइम पाकिस्तान हैज बीन हिट, इट हैज कम बैक विथ अ वेंजेंस. कहीं ना कहीं वो बदला लेने की कोशिश किया है, क्योंकि उसको हजम नहीं होता है, जाता ही नहीं नीचे. तो अभी वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं करेगा, करेगा वो बांग्लादेश की तरफ से. टारगेट पहलगाम टाइप नहीं होगा. हो सकता है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब जैसे यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ किया है, मल्टी सिटी अटैक, स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेस को ऊपर कर सकते हैं. तो इसके बरखिलाफ हमारा सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, यानी कि सैटेलाइट प्लेटफॉर्म, हमारे एरियल कैपेबिलिटी, हमारे जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को अच्छा मजबूत बनाना निहायत आवश्यक है. जी रमनीक साहब, आप हाँ इस पे नहीं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो जनरल साहब ने ऐड किया और मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंटेंट के अंदर हम जो है एक नुक्ता भूल जाते हैं. जनरल साहब ने कहा कि हमारे को कैलिब्रेट करना पड़ेगा अपना रिलेशनशिप चाइना के साथ, यूएस के साथ नहीं. तो ये एक फैक्टर ऐसा है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि फिर दोबारा ये बात स्ट्रेस होती है कि इंडिया हैज बिकम द ग्लोबल पिवट, जिसके अराउंड, जिसके आसपास जो है भविष्य जो है वो अब जिस प्रकार से हम जिस समय में हम जी रहे हैं वो निर्धारित होगा. और मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अपकमिंग पावर. इट इज सर्टेनली अ सुपर पावर रीजनली, बट वो ग्लोबल पावर के रूप में अभी क्योंकि हम लोग अभी भी हम एक वो बेंचमार्क जो है, जैसे आप बता रहे हैं 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर का, हमने ब्रीच नहीं किया. अभी हम बहुत दूर हैं उससे. वी आर येट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. पर वो प्रयास जो है निरंतर चाइना की ओर से भी, वो प्रयास निरंतर यूरोपियन यूनियन की ओर से भी, वो प्रयास निरंतर यूएस की ओर से भी रहेगा कि किसी तरीके से इनको एक जो ब्रेक पॉइंट है उससे नीचे रखा जाए, भारत को एक लेवल पे ना आने दिया जाए, वो टू डिनाई इंडिया इट्स राइटफुल पोजीशन. क्योंकि इंडिया जब आगे बढ़ेगा, भारत जब आगे बढ़ेगा, तो पंजाबी कहते भी साडा हक इत्थे रख, और वो इवेंचुअली इंडिया इज गोइंग टू एक्चुअली गेट देयर. देयर इज गोइंग टू बी नो स्टॉपिंग नाउ. स्पेशली जिस तरीके का मोमेंटम भारत ने बना लिया है, जैसा पॉलिटिकल रेजोल्यूशन और रेजोल्यूट हम देख रहे हैं, जिस प्रकार की एक दृढ़ता हम देख रहे हैं अपनी लीडरशिप के अंदर, वो ही इस डायरेक्शन को, वही भारत को इस डायरेक्शन में ड्राइव कर रही है. केवल यही कुछ चीजें हैं जो बदलाव आया है भारत की राजनीति के अंदर. और निरंतर आप देखेंगे आंतरिक तौर पे भी अगर आप देखें तो कोशिश की जा रही है अंदर से डिस्टेबलाइज करने की, चाहे वो कभी वोट चोरी की बात हो, चाहे कभी किसान आंदोलन की बात हो, कभी वो शाहीन बाग की बात हो. ये एक निरंतर इस 10-11 साल के कालखंड में ये प्रयास किए गए हैं कि भारत को अंदर से डिस्टेबलाइज किया जाए. और जैसा साहब ने बोला कि ईस्टर्न फ्लैंक जो है वो ओपन किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर ने जो किया है वो भारत की जो डिफेंस की कैपेबिलिटीज हैं वो कितनी डेवलप हो चुकी हैं, ऐसा शायद विश्व के अंदर किसी को अंदाजा नहीं था. हम मात्र अकेले ऐसे देश हैं जो 2 न्यूक्लियर पावर्ड देश के बीच में सैंडविच्ड हैं, और हमने एक न्यूक्लियर पावर्ड देश के दांत तोड़े, उनका हमने नाक से खून निकाला, उनका सिर पैर फोड़ा है. और वी आर दी ओनली न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री विच इज डिफीटेड अनदर न्यूक्लियर पावर कंट्री विद इन 4 days, 4 दिन के अंदर. और उन्होंने गोडों पे बैठ के भीख मांगी है सीज फायर की. सो ये अमेरिका उस सिचुएशन में, अगर आप मानिए कि उनके एक फ्लैंक पे अगर रशिया हो, दूसरे फ्लैंक पे यदि चाइना हो, तो उनके क्या हालात होंगे, वो किस तरीके से डील करेंगे. हमारी स्थिति कुछ ऐसी है कि हमारे एक फ्लैंक पे चाइना है और दूसरे फ्लैंक पे हमारे पाकिस्तान है, और दोनों ही जो है वो भारत की ओर एग्रेसिव है. और बॉर्डर डिस्प्यूट्स मैं समझता हूँ कि साहब चाइना कभी भी भारत के साथ सेटल नहीं करेगा. पाकिस्तान के साथ सेटल करने का एक ही तरीका है, बाई फोर्स, क्योंकि वो टेबल के ऊपर बैठ के उनके साथ कोई सेटलमेंट्स नहीं हो सकती. वो इस प्रकार का मुल्क ही नहीं है कि उनके साथ आप सिविलाइज तरीके से बैठ के बात कर लें. और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि वो हमारे साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करे, बिकॉज उनका इसमें लाभ है, उनका बेनिफिट है कि भारत को वो कितना एक फ्लैंक पे एंगेज करके रखेंगे, किस तरीके से वो उनको भारत को अपने साउथ यानी कि भारत के नॉर्थ और ईस्ट की तरफ एंगेज करके रखें, ताकि हमारा जो ओशन के अंदर या सब ओशन कैपेबिलिटीज हैं उसको हम ना डेवलप करें. क्योंकि जैसे ही हम वो डेवलप करेंगे then we become actually a superpower. There is one point that we have missed. Our entire talk has been totally on one side. Majority of it is on one side. That is on the American side. China.
इस चाइना और जापान के बीच में जन्म जन्मांतर की, अगर मैं फिल्मी स्टाइल में बोलूं तो जन्म जन्मांतर की दुश्मनी है. इनफैक्ट अभी भी जापान में और ऑल्सो इन चाइना दे हैव देयर ओन सेलिब्रेशन एंड दे हैव देयर ओन ग्रीफ डेज जब इन दोनों के बीच में वॉर हुआ था. तो जापान जाना एक चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है. और प्लस जो इंडस्ट्रीज जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर, एलसीडी, ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग होल्ड है चाइना की. ये सब. May I? Yeah. Okay. जी सर, जी सर, प्लीज. Okay, let me clarify. Sorry, maybe in the momentum I might have said the spirit and the sense understood is not correct. When I say we calibrate our strategic response to with our relationship with any country, what I mean is we don't bend. India has come a long way. We have shown our not teeth, our self-esteem and resilience. We are showing our resilience and self-esteem. We are not bending with USA. चाइना के साथ तो हम मुंह तोड़ जवाब दे के आए हैं, ठीक है नहीं. वी आर नॉट बेंडिंग. एंड चाइना अभी ये जो मीटिंग हुआ है, इन सम फॉर्म आइदर एनएसए और द फॉरेन मिनिस्टर, समबडी हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट भैया पाकिस्तान हम आपके साथ थॉ के लिए वी आर वांटिंग as much as you, or rather you are wanting more than us. We can live without you, but you cannot live without us. Most important thing which has been conveyed to them is that terrorism cannot be accepted. An act of terror will be treated as an act of war against the country. पाकिस्तान अगले बार इस तरफ करता है, भैया please don't mind. China has been told in no uncertain terms, as far as my research and study goes, that we will continue to hit Pakistan. So this is very clear as far as China is concerned. Second thing that I am saying is, yes, it is not what China wants to do and what India doesn't want to do. It is not that. It is the national interest of India. What is it that is required for India? The national interest of India demands that the border should be settled. And towards that end, I am convinced, as a student of India-China border issue, I am doing PhD on the subject for a practical solution. I think a very strong and very tangible initiatives have been taken by the government. इन्होंने जो 3 steps उन्होंने अपनाया है, ये तीनों स्टेप प्रोटोकॉल 2005 के मुताबिक, जहां पे पॉलिटिकल पैरामीटर्स हैड बीन डिसाइडेड, बिकॉज द टेक्निकल डिस्प्यूट था, वो सब कुछ रिजॉल्व हो गया था. टोटल हमारे प्रोटोकॉल्स हैं चाइना के साथ 93, 96, 2005, 2012, 2013. ये 5 में से 2005 वाला प्रोटोकॉल में it had brought you very close to resolving the border issue. But with this 15th June 2020 Galwan incident, it appeared as if 40 years of peace and tranquility and all the protocols had been junked. I am very happy and proud as an Indian that we have been able to revive the protocols and we have been able to capitalize on this protocol 205. Capitalization का meaning ये है, और committee और जो group has been organized, it is established, which will look after day-to-day border tranquility and peace along the border. There is another group which has been identified by a different name, which is supposed to carry out delimitation. What is the meaning of delimitation? जब आप border settle करने जाते हैं, आपके 2 हिस्से होते हैं. एक मैप के ऊपर लाइन खींचा जाता है, which is called a delineation. उसको ये भाषा में जो मीडिया में आ रहा है उसको कहते हैं delimitation. Delimitation has got a different interpretation related to politics, but I'll go by that terminology. Delimitation is the marking on the map. There is a committee or a group which has been decided between both the parties कि ये मैप के ऊपर नक्शा मार्क होगा. उसका नेक्स्ट स्टेप होता है फिजिकली डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री. This also, as per my understanding, has been decided. These are very significant developments which has taken place, and I must compliment our leadership and the initiative taken by our government and the negotiation process. Our diplomatic skills have been actually brought to the fore. Now you're coming to the point of LCD and all semiconductors, Japan, visit to Japan. Yes, it is definitely a message. India is giving a message. We are with both the West as well. We are not anti-West. We are non-West. Japan ko jana along with a trip to China, going and attending the SCO after 7 years, there is a very strong message which has been given out. That despite all nonsense which is going on from USA side, we are still with the core.
we still mean that Indo-Pacific, it holds ground. And whether you are with us or not, we'll continue with our multipolarity and multiple alignment. Japan is a trusted friend, it's a strategic partner, will continue to take benefit of its technology, and we have the talent pool, we have skilled manpower. With the help of our talent and their technology, we will be able to achieve our target of a global power by 2047 or before that. Ji, Baji, your reaction to China? With due respect and with my hands folded and head bowed, I would disagree, sir. China will never want to settle border disputes, no matter what sham they play with us. Their intents are very different. Well, they would need India strategically to counter US. Never want to settle disputes with India. भारत के साथ चाइना कभी भी अपने dispute settle नहीं करना चाहेगा. और उसका जो पूरा एम था टिबेट को ऑक्यूपाई करने का was actually to create new disputes with India. वो भारत के साथ नए disputes खड़े करने के लिए ही उसने टिबेट को एनेक्स किया था, और ये एक सच्चाई है जिससे हमको नहीं भागना चाहिए. नंबर एक. नंबर दो बात, बड़े वाजे शब्दों में कहूंगा कि जो यूएस एम्पायर है, द एम्पायर हैज फॉलन. वो जो साम्राज्य है वो गिर चुका है, और धीरे धीरे उसके जो अवशेष हैं वो भी फैलेंगे. इतना बड़ा साम्राज्य है और वो गिरते गिरते गिरेगा, और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो आपको अभी से दिखने शुरू हो गए. जैसा मैंने पहले कहा, आपने अगर मेरा वो ट्वीट देखा हो, या अगर आपने पीटर नवारो का ट्वीट देखा हो, या इनके जो स्कॉट पेसेंट हैं, पीटर नवारो हैं, ये कभी बोलते हैं, ट्रम्प बोलता है कि भारत डेड इकोनॉमी है, वो बोलते हैं विल क्रश इंडिया, आई डिस्ट्रॉय चाइना. तो ये जिस तरीके की वहां पे शोरोगुल आवाज हो रही है, ये बिल्कुल वाजे शब्दों में बताऊं कि ये रो नहीं रहे, ये चिल्ला रहे हैं. दे आर हाउलिंग, जैसे भेड़िया हाउल करता है ना, दे आर हाउलिंग. इतने दर्द में है ये लोग, क्योंकि इनकी जिस तरीके की इनका वर्चस्व चलता था, जो इनकी हेजेमनी थी, जो इनका एक तरफा एक छत्र राज था विश्व के ऊपर, वो अब नहीं रहा. और ना सिर्फ भारत, बल्कि अगर आपने वो व्हाइट हाउस के अंदर सीन देखे हो, उसके बाद मेरे को लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है जेलेंस्की का, और जिस तरीके से ये रेड कार्पेट रोल किया है इन्होंने पुतिन के लिए, और जिस तरीके से अब भारत इनको आंखें दिखा रहा है, इनकी हेजेमनी, इनका वर्चस्व टूट चुका है, और ये अब रोने बिलखना के ऊपर आ गए हैं. दिस इज वेयर इट इज टुडे. हाँ, टेक्नोलॉजिकली डिफेंस के अंदर अभी देखिए ना, वेनेजुएला ने उनकी आंख में आंख डाल के कह दिया, वो कह रहे हैं कि हमारे 4000 मरीन खड़े हैं, वो कहता है हमारे 45 लाख लड़ाके खड़े हैं, तुम आ जाओ. तो मतलब ऐसा कभी अप्रत्याशित है, ऐसा कभी हुआ नहीं यूएस के साथ कि यूएस को विभिन्न देशों ने एक साथ इस तरीके से ललकारा हो. तो ये मेरे ख्याल एक पॉलिसी का मैटर है जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने, करंट जो डोनाल्ड ट्रम्प 2 ने अडॉप्ट किया है, उसके कारण जो यूएस का वर्चस्व है वो घट रहा है, और वो मैंने जैसा कहा कि दी एम्पायर साम्राज्य ढह चुका है. थैंक यू सो मच पाजी फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट न्यूज़ मीडिया. पर जाते जाते ऑन अ वेरी प्राउड नोट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग नोट, ये फोटो दोबारा से दिखाना चाहूंगी. चूहा इज यूएस बिकम्स चूहा एंड भारत बिकम्स हाथी, एंड दिस इज बीइंग सेड बाय द यूएस इकोनॉमिक्स. आई मीन दिस नॉट हमारे भारत के लोग अपने रिचर्ड वुल्फ ने कहा. Exactly. So this is very interesting times. थैंक यू सो मच. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है. आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल.